हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये चैप्टर 13 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, पवन किसे कहते हैं? तो वायु की जो क्षैतिज गति होती है उसको पवन कहते हैं। तो वायु की जो क्षैतिज गति पवन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, पवनें क्यों चलती हैं? तो भूतल पर सूर्याताप के असमान वितरण के कारण पवनें चलती हैं। तो जो भूतल पर सूर्याताप का असमान वितरण होता है उसके कारण ही पवनें चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल के संगठन में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित रहती है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। या कितनी मात्रा में उपस्थित रहती है? तो 78% नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% तथा ऑर्गन की मात्रा होती है 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04% तथा अन्य गैसें कुछ उपस्थित रहती हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम तथा जलवाष्प कुछ मात्रा में ये गैसें भी उपस्थित रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पछुआ पवनें किस कटिबंध से किस कटिबंध को चलती हैं? तो कुछ पवनों के प्रकार होते हैं जिसमें से एक है पछुआ पवनें। तो ये किस कटिबंध से किस कटिबंध की ओर चलती हैं? तो ये उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से उप ध्रुवी न्यून दाब कटिबंध की ओर चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल दाब में अंतर क्यों आता है? तो वायुमंडलीय दाब में अंतर निम्नलिखित कारणों से आता है। ऑप्शन ए, वायुमंडल का असमान रूप में गर्म होना, और पॉइंट 2 होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। तो वायुमंडल में जो दबाव होता है वो उसमें कुछ अंतर देखने को मिलता है, तो यहाँ वायुमंडल का असमान रूप से गर्म होने के कारण ऐसा होता है तथा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 परतें होती हैं। ये कौन सी होती हैं? तो अभिमंडल, इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं जो कि सबसे निचली परत होती है। फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल जिसे आयन मंडल भी कहते हैं, और बहिर्मंडल जो कि सबसे बाह्य परत होती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रमुख भूमंडलीय पवनों के नाम बताइए। तो जो भूमंडलीय पवनें होती हैं उनके नाम हैं सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। क्वेश्चन नंबर 8, सन्मार्गी पवनें किसे कहते हैं? तो वे पवनें जो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं सन्मार्गी पवनें कहलाती हैं। इन पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी होती है। तो आप ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पछुआ पवनें किन्हें कहते हैं? तो वे पवनें जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उत्तर ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं पछुआ पवनें कहलाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पश्चिम की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य का आभासी संचरण किसे कहते हैं? तो सूर्य की किरणों का कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य संचरण सूर्य का आभासी संचरण कहलाता है। तो कर्क रेखा कौन सी होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य जो संचरण होता है सूर्य की किरणों का, उसे सूर्य का आभासी संचरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चक्रवात क्या होता है? तो चक्रवात पवनों की वह व्यवस्था है जिसमें केंद्र में न्यून दाब होता है तथा बाहर की ओर यह दाब क्रमशः बढ़ता जाता है। तो चक्रवात क्या होता है? तो यह एक पवनों की ही एक व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र में न्यून दाब होता है तथा केंद्र के बाहर की ओर अधिक दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अभितट पवनें कौन सी पवनों को कहते हैं तथा इनका क्या प्रभाव होता है? तो अभितट पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तथा तट पर वर्षा करती हैं। तो अभितट जैसे कि नाम में ही है अभितट, तो जो समुद्र के तट से स्थल की ओर पवनें चलती हैं और तट पर आके वर्षा कराती हैं, तो इन पवनों को अभितट पवनें कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, 4 बजे की वर्षा किसे कहते हैं? तो पूर्वी द्वीप समूहों में होने वाली संवहनी वर्षा को 4 बजे की वर्षा कहते हैं। तो पूर्व में स्थित जो द्वीप समूह होते हैं उसमें जो संवहनी वर्षा होती है उसको 4 बजे की वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चक्रवाती वर्षा किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो उच्च अक्षांशों में, महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में चक्रवातों द्वारा अधिक वर्षा होती है। तो जो उच्च अक्षांशों में महाद्वीप स्थित होते हैं उनके पश्चिमी तटीय भागों में चक्रवातों द्वारा अधिक वर्षा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं? तो नमीदार पवनों के पर्वतों से टकराकर ऊपर उठने के फलस्वरूप होने वाली वर्षा पर्वतीय वर्षा कहलाती है। तो जो नमीदार पवनें होती हैं वो पर्वतों से टकरा के ऊपर उठ जाती हैं, तत्पश्चात वर्षा कराती हैं, इसलिए इनको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कौन सी हवाओं से वर्षा होती है? तो भारत में मानसूनी हवाओं द्वारा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 17, संवहनीय वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो संवहनीय वर्षा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है। 0 डिग्री रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, तो इनके आसपास के प्रदेशों में जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 18, उस प्रदेश का नाम बताइए जहां पूरे साल वर्षा होती रहती है। तो विषुवतीय रेखीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती रहती है। विषुवतीय प्रदेश यानी 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो यहाँ पर जो प्रदेश होते हैं वहाँ पूरे साल वर्षा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, अधिकांश भागों में वर्षा जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों के आंतरिक भाग अधिक गर्मी के कारण निम्न वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं। फलतः इन निम्न वायुदाब केंद्रों की ओर महासागरों से वाष्पयुक्त पवनें चलने लगती हैं जिनसे वर्षा होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो महाद्वीप होते हैं उनके आंतरिक भाग में अधिक गर्मी के कारण वायुदाब का केंद्र या आंतरिक भाग बन जाता है और इन केंद्रों की ओर ही महासागरों से वाष्पयुक्त पवनें चलने लगती हैं जिससे वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 20, मौसम किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं के योग को ही मौसम कहते हैं, जबकि जलवायु क्या होता है? तो दीर्घकालीन दशाएं जो मौसम की एक जगह पर देखने को मिलती हैं तो वह उस स्थान की जलवायु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21, मौसम तथा जलवायु के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं? तो मौसम तथा जलवायु के कौन से कारण हो सकते हैं? तो तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा, धूप और बदलता हुआ मौसम जलवायु के प्रमुख तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में जल किस प्रकार पहुंचता है? तो वायुमंडल में जो जल उपस्थित होता है वह किस माध्यम से पहुंचता है? तो भूपृष्ठ पर जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में पहुंचता है। तो भूपृष्ठ पर जो जल होता है वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर ऊपर वायुमंडल में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 23, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक ताप के कारण जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण होता है। जैसे पानी का उबलना, तो वो वाष्पीकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें अधिक ताप के कारण जल वाष्प के रूप में बदलता हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 24, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश जो कि उत्तरी अक्षांश में या दक्षिणी अक्षांश में 0 डिग्री की ओर स्थित होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, तो उनमें कौन सी हवाएं चलती हैं? तो पछुआ पवनें चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मिस्टल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं होती हैं? तो मिस्टल हवाएं कौन सी होती हैं? तो यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से कोहर से होकर चलती हैं। तो ये ठंडी ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो कि रोन नदी से घाटी की ओर चलती हैं। ब्लिजर्ड कौन सी हवाएं होती हैं? जिन्हें हिम झंझावत कहते हैं। तो यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। इसमें बर्फ के छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा व बुरान है। तो रूस में इन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो रूस तथा साइबेरिया में इन हवाओं को पुर्गा एवं बुरान नाम से क्रमशः जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26,
बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। बालू का स्तूप क्या होते हैं? तो पवन द्वारा जो बालू के या रेत के कण उड़ाकर लाए जाते हैं तथा एक जगह पर इकट्ठा कर दिए जाते हैं, जिससे एक टीला निर्मित हो जाता है, इसे ही बालू का स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। तो इनके आकार में बहुत विविधता देखने को मिलती है। आगे इसके बारे में देख लेते हैं। बालू का जो स्तूपों का निर्माण होता है वो शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में, झीलों के रतीले प्रदेशों में और होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में, प्लीस्टोसिन हिमानीकृत क्षेत्रों की सीमा के पास रेतीले भागों में, बालुका वाले कुछ मैदानी भागों में जहां पर बालुका प्रस्तर से रेत अधिक मात्रा में सुलभ हो सके आदि स्थानों पर देखने को मिलता है। तो बालू का स्तूप का निर्माण कहाँ देखने को मिलता है? तो मेनली जहाँ पर बालू के कुछ कण या रेत के कुछ कण उपस्थित होते हैं, जैसे कि सरिताओं, नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए रेत के कण होते हैं, जो शुष्क क्षेत्रों में जो रेत के कण उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर बालू का स्तूपों का निर्माण देखने को मिलता है। ये चैप्टर 13 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।